हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज श्री रवि झा। आज हम लोग थर्ड में हैं जर्नल एंट्री का, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन जर्नल का थर्ड पार्ट। आज पार्ट थर्ड तीसरा वीडियो हम लोग बना रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में एंट्री, सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री के बारे में पढ़ा था। सिंपल एंट्री का तो हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन कर रखा था। आज शुरू करते हैं हम लोग कंपाउंड और कंपोजिट एंट्री। तो कंपाउंड और कंपोजिट एंट्री क्या होता है? तो whenever a journal entry involves two or more accounts or more than just two accounts, it is called compound entry or composite entry. Such entry can be passed either of the following three ways. तो compound entry में क्या है? Whenever a journal entry involves two or more accounts, जिसमें दो और दो से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हो, और मोर देन जस्ट टू अकाउंट्स, इट इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री और कंपोजिट एंट्री। सपोज दैट इसके ऊपर हम लोग करते हैं एग्जांपल एक लेते हैं लोग कि गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹5,000, गुड्स परचेज फॉर कैश 5,000, और एक गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹20,000। अब ये दो एंट्री है। तो सिंपल एंट्री में क्या था कि हम लोग एक एक एंट्री, गुड्स परचेज फॉर कैश, तो क्या होता है परचेज नॉमिनल अकाउंट, तो क्या हो रहा था परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक 5,000 और 5,000। दूसरा गुड्स परचेज फ्रॉम राम, क्रेडिट टर्म पे हमने परचेज का रखा है। इसमें क्या करते हैं तुम, परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 टू राम अकाउंट 20,000, देन गुड्स परचेज फ्रॉम राम। तो इसमें क्या हुआ, परचेज हमारा नॉमिनल नेचर और राम पर्सनल नेचर। तो रूल के अकॉर्डिंग पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो राम हमें दे रहा है, परचेज खर्चा है तो ये डेबिट। इसमें क्या था, कैश हमारे यहां से जा रहा है क्योंकि हमने रियल अकाउंट है, एसेट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे यहां से कैश जा रहा है, इस केस में क्या है 5,000 क्रेडिट, और परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट वो डेबिट। ये क्या था सिंपल एंट्री में। अब इसी को अगर कंपाउंड एंट्री में हम देखें या कंपोजिट एंट्री में, तो क्या हो जाएगा, सिंपल, हमने दोनों अकाउंट में क्या किया, परचेज अकाउंट डेबिट। अब दो परचेज किए, एक 5,000 का और एक 20,000 का। अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो 25,000 परचेज हुआ टोटल। किस किस से, हमारा कौन कौन से अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, एक कैश जो हमारे यहां से जा रहा है, और एक राम जो हमें दे रहा है, कितना 5,000 और 20,000। तो ये क्या बोल रहा है कि whenever a journal involves two or more accounts, one or more or more than just two accounts, it is called compound entry or composite entry. Such entry or entry, such entry can be passed in either of the following three ways. पहला क्या है, by debiting one account and crediting several accounts. By crediting one account, by debiting one accounts, तो एक अकाउंट हमने यहाँ पे डेबिट किया, और एंड क्रेडिटिंग सेवरल अकाउंट्स, तो हमने क्या किया, दो अकाउंट क्रेडिट केस ट्रांजैक्शन में। दूसरा ऐसा केस हो सकता है कि बाय क्रेडिटिंग वन अकाउंट एंड डेबिटिंग सेवरल अकाउंट्स, एंड थर्ड वे क्या है, बाय डेबिटिंग सेवरल अकाउंट्स एंड क्रेडिटिंग सेवरल अदर्स अकाउंट्स।
दो से दो, दो और दो से ज्यादा डेबिट भी हो सकते हैं, और दो से दो, दो और दो से ज्यादा क्रेडिट भी हो सकते हैं। तो इसी बेस पे आज हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कुछ और एग्जांपल इसके ऊपर ले लेते हैं। सपोज दैट commenced business with cash, commenced business with कैश, कैश है, गुड्स है और मशीनरी, कैश, गुड्स और मशीनरी, कैश, गुड्स और मशीनरी। कैश रुपीज मान लीजिए 20,000, गुड्स रुपीज 50,000 और हमारा उसी तरह मशीनरी रुपीज 1 लाख। अब पहला क्या है, कमेंस बिजनेस विद कैश। तो कभी भी जब बिजनेस का स्टार्टिंग होता है तो उसमें जो भी स्टार्ट जब होता है तो प्रोमोटर जो कंट्रीब्यूशन करता है बिजनेस को, कैश दे सकता है, गुड्स दिया, इसमें मशीनरी दिया, फर्नीचर दे दिया, लैंड एंड बिल्डिंग दिया। तो जब भी बिजनेस का स्टार्टअप होगा, शुरुआत होगा, बिजनेस स्टार्ट विद कैश, इंट्रोड्यूस, बिजनेस कमेंस्ड, ऐसे टर्मिनोलॉजी जहां भी यूज हो तो उसमें क्या होता है, जो भी अमाउंट ऑनर जो है वो बिजनेस को देता है उस अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो इस केस में क्या हुआ, बिजनेस के पास बिजनेस को क्या क्या मिला। सपोज दैट मैंने राम एंड कंपनी शुरू किया, तो राम ने क्या किया, 3 कैश, गुड्स, मशीनरी, 3 आइटम बिजनेस को दी। तो बिजनेस को रिसीव हुआ, बिजनेस के पास आया, तो क्या हुआ, कैश आया, गुड्स आया, मशीनरी आया, देने वाला कौन, ऑनर। तो उसको क्या बोलते हैं, जो ऑनर कंट्रीब्यूशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो इस केस में क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट और मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश 20,000, गुड्स 50,000, मशीनरी 1 लाख, टोटल हुआ 1,70,000। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल में कितना डाल देंगे, 170, और ऊपर में सारे वो आ जाएंगे। तो किसके एग्जांपल है, कंपोजिट या कंपाउंड एंट्री का। उसी तरह एक और लेते हैं हम लोग, सैलरी पेड एंड वेजेस पेड। पेड सैलरी और पेड वेजेस, ₹20,000, ₹10,000। अब ये दो, अब इसको कंपोजिट में कैसे होगा, तो उसमें क्या करेंगे कि दोनों सैलरी और वेजेस, बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो वो सैलरी देगा, वेजेस देगा, तो क्या बिजनेस के लिए खर्चा है। तो बिजनेस खर्चा का कौन सा नेचर होता है, नॉमिनल। तो नॉमिनल में क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस या लॉस डेबिटेड। इस केस में क्या हो रहा है, सैलरी पेमेंट हो रहा है और वेजेस का पेमेंट हो रहा है। तो सैलरी और वेजेस दोनों क्या हो जाएंगे, डेबिट टू। अब पेड हुआ तो इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है, खर्चे के अलावा हमारे पास से, बिजनेस के पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो रियल अकाउंट जब कम होता है तो क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट क्या कर देंगे, कैश अकाउंट। तो क्या हो जाएगा, 20,000 और कितना 10,000, तो कितना हो गया 30,000, बीइंग सैलरी एंड वेजेस पेड। ये हमारी रहा कंपोजिट एंट्री का। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अपने क्या देखते हैं, नेक्स्ट डिस्काउंट। आज हम लोग कवर करते हैं डिस्काउंट को। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डिस्काउंट के ऊपर। डिस्काउंट, तो डिस्काउंट इज ए कंसेशन, रिडक्शन और एन अलाउंस
and allowance from the price of goods made by the seller to the buyer. It is generally expressed as a percentage term. तो डिस्काउंट क्या होता है? ये कोई कंसेशन हो सकता है, रिडक्शन, अलाउंस, डिफरेंट नाम से जाना जाता है. सपोज दैट आपने परचेज करने के 10,000 का मटेरियल आइटम परचेज किया, उन्होंने फ्लैट डिस्काउंट आपको, जैसे कि आप शॉपिंग मॉल में भी जाते हो तो वहां पे लिखा होता है फ्लैट डिस्काउंट. मतलब आप एक आइटम परचेज करो, 10 आइटम परचेज करो, कैश में परचेज करो, क्रेडिट में परचेज करो, वो आपको मिलता है. तो ट्रेड डिस्काउंट, ये ट्रेड, तो डिस्काउंट के फर्दर दो कैटेगरी हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट. देखो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? यूजुअली द टर्म डिस्काउंट इज यूज्ड फॉर ट्रेड डिस्काउंट. अगर सिंपल डिस्काउंट है तो उसका मतलब क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट में हमेशा कैश डिस्काउंट मेंशन होता है. फिर ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय द, क्या होता है? मैन्युफैक्चरर अलाउड करता है होलसेलर को, होलसेलर अलाउड करता है रिटेलर को, और किस पे? लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस, दोनों सेम होता है. लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस दोनों नाम डिफरेंट है, काम एक ही है. ऑफ द गुड्स, और रिटेलर क्या करता है? बायर को फर्दर पास कर देता है, बायर को देता है. तो ट्रेड डिस्काउंट. अब ट्रेड डिस्काउंट में एक चीज होता है, ट्रेड डिस्काउंट करना एंट्री नहीं होता है. सपोज दैट कोई मटेरियल है, आपने परचेज किया, उसका प्राइस है 10,000 और 20% डिस्काउंट है. तो जब कैश में वो होता है तो उसमें से डायरेक्ट माइनस हो जाता है, और जो प्राइस जैसे 22,000 माइनस हो गया तो 8,000 का ही आपका रिकॉर्डिंग होता है. तो ट्रेड डिस्काउंट का बुक्स में जर्नल एंट्री में कवर नहीं किया जाता है. कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर प्रॉम्प्ट और क्विक पेमेंट. ये इंटाइस, कस्टमर को इंटाइस. सपोज दैट आपने देखा होगा कि सेल होता है तो लोग कहते हैं अभी डाउन पेमेंट कीजिए, आपको इतने का डिस्काउंट मिल जाएगा. तो क्या होता है? कैश डिस्काउंट जनरली किसके लिए जाता है? प्रॉम्प्ट और क्विक पेमेंट. सच डिस्काउंट मोटिवेट्स द कस्टमर टू मेक पेमेंट एट द अर्लीस्ट. कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर प्रॉम्प्ट और क्विक पेमेंट. ठीक है. और ये क्या करता है? ये डिस्काउंट कस्टमर को मोटिवेट करता है कि जितना अर्लीस्ट जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दें. अब एक परचेजर जो है, जो सामान परचेज करता है, उसको ट्रेड डिस्काउंट भी मिल सकता है और कैश डिस्काउंट भी मिल सकता है. तो ट्रेड डिस्काउंट कैसे? ए परचेजर मे बी अलाउड बोथ डिस्काउंट, उसको दोनों डिस्काउंट मिल सकता है. तो ये क्या होता है? लिस्ट प्राइस. सपोज दैट प्राइस था ₹1000, ठीक. अब इस पे उसको 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, तो ये क्या होगा? लिस्ट प्राइस से माइनस होगा क्या? अपना ट्रेड डिस्काउंट 10%. तो क्या आ जाएगा? इनवॉइस प्राइस आ जाएगा. अब मतलब 100 रुपीज माइनस को 900 का बिलिंग होगा. उस 900 के ऊपर अगर कैश डिस्काउंट सपोज दैट मानिए 5% अलाउ होता है, तो उस 900 के ऊपर क्या होगा? 5% अलाउ किया जाएगा. तो वो क्या आ जाएगा इससे आने के बाद? नेट प्राइस. तो वही लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट, यानी कि नेट प्राइस. तो बिलिंग कैश डिस्काउंट का एंट्री होता है और ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है. कैश ट्रेड डिस्काउंट जब आप परचेज करते हो उसका पेमेंट से कोई लिंक नहीं होता है कि आप कभी पेमेंट किए, क्रेडिट पर परचेज कर रहे हैं या कैश पर परचेज कर रहे हैं, अभी पेमेंट प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहे हैं या बाद में पेमेंट कीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ट्रेड डिस्काउंट है तो है, वो जनरल होता है. और कैश डिस्काउंट क्या होता है? ये हमेशा एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब पेमेंट कीजिएगा तो ही कैश डिस्काउंट मिलेगा, नहीं कीजिएगा तो नहीं मिलेगा. अब नेक्स्ट हम लोग इसके डिफरेंसेस, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के डिफरेंस को कवर कर लेते हैं. तो डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. अब हम लोग इसका डिफरेंस जान लेते हैं, इससे काफी बेनिफिट होता है. जैसे कि डिफरेंस का बेसिस, फर्स्ट क्या है? बेसिस क्या है? इट इज एन अलाउंस ऑन द लिस्ट और कैटलॉग प्राइस. सपोज दैट 5000 का था, 10% फ्लैट डिस्काउंट, तो 5000 लिस्ट प्राइस, उस पे 10% 500 डिस्काउंट. और ये क्या होता है?
कैश डिस्काउंट में इट इज एन अलाउंस ऑन द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ, लिस्ट प्राइस माइनस में ट्रेड डिस्काउंट, क्या हुआ, जो प्राइस आया वो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। जिसपे हमने बेचा 5000 का था, हमने 1000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 4000 वही मेरी सेलिंग प्राइस थी। अब वो जो पेमेंट करेगा तो उस 4000 के ऊपर क्या होगा, कैश डिस्काउंट मिलता है। तो ये क्या है, अलाउंस ऑन द सेलिंग प्राइस, जिसपे हमने बेचा। कहने के लिए प्राइस था 5000 पर एक्चुअल बिका कितने में, 4000, और डिस्काउंट कैश डिस्काउंट किस पे देंगे, 4000 के ऊपर। सेकंड क्या है, टाइमिंग। अब टाइमिंग इट इज डेफिनेट रिडक्शन इन द प्राइस एट द डेट ऑफ सेल इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ पेमेंट। अब ये क्या है कि ये जो ट्रेड डिस्काउंट है इस पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कि इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि ये पेमेंट के टाइम पे या कोई टर्म्स नहीं है। बस अगर आप है डिस्काउंट तो है, आप 1 लीजिए 1000 लीजिए, अगर डिस्काउंट है तो सबके लिए है, आप परचेज कीजिए आपको मिल जाएगा, आप पेमेंट किए या नहीं किए। पर इस केस में क्या है, कैश डिस्काउंट के केस में इट इज अलाउड ओनली व्हेन द पेमेंट इज मेड इन कैश। इट इज अलाउड ओनली व्हेन द पेमेंट मेड इन कैश। ये कब मिलेगा, जब आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट नहीं तो डिस्काउंट नहीं। तीसरा क्या है, पार्ट टीज। तो इट इज अलाउड बाय द मैन्युफैक्चरर, जो है वो किसको अलाउ करता है, होलसेलर को। होलसेलर क्या करता है, रिटेलर को, और रिटेलर भी दे देते हैं कस्टमर को। तो ये पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं। और इस केस में क्या होता है, कैश डिस्काउंट के केस में इट इज अलाउड बाय द क्रेडिटर टू द डेटर और बाय ए सेलर टू द कस्टमर फॉर इमीडिएट पेमेंट। क्रेडिटर टू द डेटर का मतलब क्या हुआ, क्रेडिटर क्या हुआ, लेनदार, डेटर क्या हुआ, देनदार। अगर हमने परचेज किया किसी से उधार में तो हम उसके लिए क्या है, क्रेडिटर है, और उसने हमें क्या किया है, उधार में क्रेडिट पे सेल किया है, तो उसके लिए क्या हम डेटर है। तो एक क्रेडिटर जिसको लेना है वो अपने डेटर को क्या करता है, इंड्यूस करता है कि भाई पेमेंट या अभी का पेमेंट कर दो तो हमें 5% 10% में डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज अलाउड ए क्रेडिटर, क्रेडिटर लेनदार, जो पार्टी जिसने परचेज किया उधार में, और डेटर देनदार, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी, जैसे सपोज दैट राम, ये राम क्या हुआ, क्रेडिटर। सेकंड केस में अब इससे जिसने राम जिससे परचेज, राम को जिसने बेचा होगा उसने क्या एंट्री मारा होगा, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब देखो राम सेलर के बुक में क्या है, डेटर है, और राम के बुक में जो सेलर क्या है वो क्रेडिटर है। अब थर्ड यहां पे ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट इज टू लीव ए फेयर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट टू द रिटेलर या होलसेलर। अब सपोज दैट मानिए कि एमआरपी से ज्यादा पे आप माल बेच नहीं सकते हो। जैसे कोई भी प्रोडक्ट पे आप देखते हो उसमें 100 रुपए, 200, 500, 10, 20 जो भी लिखा होता है, उससे ज्यादा पे आपको नहीं मिलता। मैक्सिमम एमआरपी जो उसमें प्रिंटेड होता है उसी पे आपको वो प्रोडक्ट देना होता है, आप कहीं से परचेज करें। अब सपोज दैट मानिए कि जो एमआरपी है अगर उसमें मार्जिन नहीं रहेगा तो होलसेलर को क्या फायदा होगा, रिटेलर को क्या फायदा होगा। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो प्राइसिंग इस वे में करता है, सपोज दैट किसी प्रोडक्ट का अगर एमआरपी 100 है तो क्या करता है, इस पे वो होलसेलर को जो सेल करता था ₹60 में ही कर देता है। अब होलसेलर क्या करता है, रिटेलर को 80 में बेच दिया, तो होलसेलर को भी 20 का बेनिफिट और रिटेलर को भी 20 का बेनिफिट। अगर प्रोडक्ट उतना अगर मार्केट में उसका रेपुटेशन है तो एमआरपी पे, नहीं तो उस पे भी 5% 10% का रिटेलर भी कस्टमर को डिस्काउंट पास ऑन कर देता है ताकि प्रोडक्ट निकलते रहे। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। और उसके बाद रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग किसमें क्या है, इट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज ए सेपरेट अकाउंट। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसका कोई ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है। इसमें होता है कि जब आप इनवॉइसिंग होता है तो उस इनवॉइसिंग में क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया जाता है, प्रोडक्ट प्राइस माइनस में डिस्काउंट यानी ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद जो प्राइस है वो हमारा एंट्री रिकॉर्डिंग के लिए जाता है। अब द ऑब्जेक्ट
अब कैश डिस्काउंट का ऑब्जेक्ट क्या है? द ऑब्जेक्ट ऑफ अलाउइंग कैश डिस्काउंट इज टू इंड्यूस द डेटर और कस्टमर टू मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट। ये डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? कि जितना जल्दी हो सके कस्टमर को बोले, उसको लालच दे कि भाई तुम्हारे यहाँ इतना पैसा बाकी है, अगर तुम अभी कभी पेमेंट करते हो 2 दिन 4 दिन 10 दिन में अगर पेमेंट कर देते हो तो तुम्हें 5% 10% 2% जैसा सिचुएशन रहा वैसा डिस्काउंट ऑफर किया जाता है, ताकि पेमेंट जल्दी जल्दी रिलीज हो। उससे क्या होता है, हमारा अपना वर्किंग कैपिटल डेटर में फंसा रहता है, पैसा रिलीज होगा तो अदर कुछ यूज करेंगे। अब इसमें रिकॉर्डिंग में क्या है? इट इज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट इज इन द कैश बुक एंड लेजर। कैश डिस्काउंट का एंट्री होता है। क्यों? क्योंकि सपोज दैट मानिए एक एंट्री है, आपने सपोज दैट यहां पे हम देखते हैं कि राम जो है एक सेल्स हुआ, तो उसमें क्या हुआ, जैसे राम अकाउंट डेबिट, इनको 10,000 में टू सेल्स अकाउंट, अब सेल्स अकाउंट पे 10,000, तो इस एंट्री के अकॉर्डिंग राम से 10,000 रुपए लेने हैं, पर उनको 500 1000 सपोज मानिए 1000 हुआ कि अभी आप प्रॉम्प्ट पेमेंट कीजिए तो आपको 9,000 ही पेमेंट करना होगा, 10,000 नहीं। अब सपोज दैट जब राम पेमेंट करेगा तो क्या होगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो राम क्या है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट जब पेमेंट करता है तो क्या होता है, राम क्रेडिट द गिवर। अब कैश आएगा, राम हमको पेमेंट करेगा तो कैश क्या है, रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब राम पेमेंट करेगा तो क्या मेरे पास कैश आया, तो कैश कितना आया, कैश अकाउंट डेबिट 9,000 टू राम अकाउंट। अब राम से लेना था 10,000 रुपए, राम ने दिया कितना, 9,000 रुपए, तो राम के अकाउंट 9,000 से कर दें फिर 1,000 का डिफरेंस दिखता रहेगा। तो यहां पे क्या होता है, राम अकाउंट में 10,000 रुपए डालेंगे और यहां पे क्या कर देंगे, डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट अकाउंट 1,000। अब देखिए डेबिट क्रेडिट बराबर, अब राम से लेना कितना था हमें, 10,000 डेबिट था राम के नाम पे, अब राम कितने से क्रेडिट हो गया, 10,000 से, यानी कि एंट्री सेटअप हो गया, ना लेना ना देना। तो जो डिफरेंस 1,000 था उसको डिस्काउंट में, डिस्काउंट का नेचर क्या होता है, नॉमिनल नेचर। अगर दे रहे हैं तो नॉमिनल में क्या होगा, वो मेरे लिए एक्सपेंस है, खर्चा है, अगर वो मिल रहा है तो हमारे लिए क्या है, इनकम है, तो क्रेडिट होगा। डिस्काउंट रिसीव होगा तो क्रेडिट करेंगे क्योंकि इनकम है, हमारे लिए रेवेन्यू है, और अगर दे रहे हैं तो क्या होगा, हमारे लिए एक्सपेंस होगा, तो क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए डेबिट होगा। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट बैड डेट की तरफ। बैड डेट्स, तो बैड डेट्स होता क्या है, ए डेट विच इज इरिकवरेबल इज कॉल्ड बैड डेट्स। अब इतने पे रुकते हैं। सपोज दैट आप बिजनेस है, उसने नंबर ऑफ कस्टमर्स को क्रेडिट में सेल किया। अब कुछ कस्टमर होते हैं पेमेंट कर दिए, कुछ ऐसे हैं कि उन्होंने परचेजिंग कर लिया पर उसका सेल नहीं हो पाया, उनका बिजनेस डूब गया, इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब दिवालिया हो गया, उनका सब कुछ खत्म हो गया। तो इस केस में भी क्या होता है, अब हमने तो सेल कर रखा था, उनको गुड्स दे रखा था, अब हमने 50,000 1 लाख का गुड्स उन्हें उधार में क्रेडिट पे दे रखा था, पर वो क्या हुआ, उनसे रिकवर नहीं हो पाया। तो इस केस में हम क्या करें, उनके जिसको हमने सेल किया, सपोज दैट मानिए रमेश अकाउंट डेबिट लाख रुपए, ठीक, टू सेल्स लाख रुपए। अब इस एंट्री से क्या पता चलता है, रमेश को 1 लाख का माल उधार में, गुड्स उधार में बेचा गया है। अब रमेश से रिकवरी नहीं हो पा रही, एनी रीजन। अब इसमें क्या हो सकता है, इरिकवरेबल है, किस रीजन से है, तो the bad debt may be irrecoverable due to insolvency of the customer or some other reason। कोई दूसरा रीजन भी हो सकता है, देने का मन नहीं हो, भग गया, कुछ भी हो सकता है। किसी भी कारणवश जो हमने सेल किया, जो हमारे डेटर थे, जो देनदार थे, वो हमें पेमेंट नहीं कर पा रहे, नहीं दे रहे हैं। इस केस में क्या होगा, अब ये लाख रुपए जो है इनको हमने उधार में सेल कर दिया था, अभी पैसा मिल नहीं रहा है, अब अकाउंट सेटल होना है।
अब इतना का तो इतना तो दिख रहा है कि इतना रिसीविंग होना है, पर होना है नहीं, तो आप क्या करें हम इसको, तो इसको राइट ऑफ करें। क्या लिखा होगा, बाय डेट इज ए लॉस ऑफ द बिजनेस। अब बताइए, आपने किसी को बेचा, उधर से पैसा नहीं आया तो आपके लिए लॉस ही तो हुआ, आपका माल फ्री में चला गया। फिर ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी ने 1 लाख का मटेरियल परचेज किया, उसमें 20% मार्जिन जोड़ा, 1,20,000 बेच दिया और वो पैसा रिकवर ही नहीं हुआ, तो एक्चुअली उसके लिए क्या हुआ, वो लॉस का सौदा हुआ, उसको तो लॉस हो गया उसके लिए। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, बाय डेट इज ए लॉस ऑफ द बिजनेस। बाय डेट क्या होता है, लॉस होता है बिजनेस का। तो अब इसके लिए 2-3 सिनेरियो हो सकते हैं। एक, होल अमाउंट इज इरिकवरेबल, मतलब 1 लाख का सेल हुआ, 1 लाख टोटल का टोटल अमाउंट जितना सेल हुआ उतना 1 भी रुपया नहीं आना है। अब इसका क्या करेंगे, तो एंट्री क्या पास करेंगे बुक्स में, बाय डेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। जो भी डेटर हैं XYZ जो भी हैं उनका अकाउंट हम लोग क्या करेंगे, डेटर ये था, जैसे रमेश के केस में रमेश अकाउंट डेबिट था। अब हम जब बाय डेट करेंगे, जब पैसा आता, जब रमेश हमको पैसा देता तो क्या होता, रमेश हमें पैसा दे रहा था तो क्या होता है, उस केस में एंट्री क्या पास करते हैं, कैश बिजनेस के पास आ रहा होता, तो एसेट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस के पास क्या आता, कैश आ जाता, कैश अकाउंट डेबिट। और देने वाला कौन था, रमेश। तो रमेश क्या है, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट केस में क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जिसने दिया, तो रमेश ने दिया, तो रमेश के अकाउंट में क्या करेंगे, टू रमेश। अब इस केस में देखो, एक जगह रमेश डेबिट और एक जगह रमेश क्रेडिट, तो डेबिट क्रेडिट क्या होगा ना, खत्म, प्लस माइनस। ऊपर 10,000 किसी से लेने थे, वो 10,000 तुम्हें दे दिया, तो क्या हो जाएगा, एंट्री खत्म। तो इस केस में क्या होगा, अगर होल अमाउंट इरिकवरेबल हो गया, पैसा आया नहीं, तो इस केस में क्या करना है, इस जो रमेश के अकाउंट डेबिट में उसको क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट करेंगे तो डेबिट क्या करेंगे, पैसा तो मिला नहीं, तो कैश तो डेबिट होगा नहीं, तो बाय डेट, तो हम लोग क्या करेंगे, बाय डेट अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। अब रमेश डेबिट रमेश क्रेडिट हो गया, और बाय डेट हमारा क्या है, लॉस है, बिजनेस के लिए लॉस है, और नॉमिनल अकाउंट में कवर होता है, तो नॉमिनल अकाउंट में क्या है, ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, ऑल एक्सपेंस या लॉस। तो बाय डेट क्या है, बिजनेस का खर्चा नहीं है, बिजनेस का लॉस है ये, तो यही होता है लॉस डेबिट। तो बाय डेट अकाउंट डेबिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पीएनएल में चला जाएगा। इसका नेट इफेक्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या था, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इससे क्या हुआ था, हमारा रेवेन्यू 1 लाख से बढ़ा था। अब दूसरा क्या हुआ, जब पैसा नहीं मिला, तो यहाँ पे अगर ऐसे कर दें, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, अगर सेम अमाउंट से कर दें 1-1 लाख से, तो इससे क्या हुआ, अगर नेट इफेक्ट देखा जाए तो हमारा 1 लाख से इनकम इंक्रीज हुआ था, और अब क्या हुआ, जैसे इंक्रीज डाले तो 1 लाख से हमारा इनकम रिड्यूस हो गया। यानी कि पीएनएल में मेरा नेट इफेक्ट क्या हुआ, ना ही कोई नाफा का है, ना ही कोई बिजनेस को नुकसान। जो 1 लाख का उसने सेल बुक किया था, बैड डेट सेल्स क्या था, रेवेन्यू में गया था, और क्रेडिट साइड में, और बैड डेट डाल दिए तो डेबिट साइड में। तो 1 लाख डेबिट 1 लाख क्रेडिट नकफ। इस एंट्री में ये दिख रहा है रमेश, और इसको काटा जाए तो रमेश डेबिट और फिर रमेश क्रेडिट, फिर सेल्स डेबिट और बाय डेट क्रेडिट। नेट इफेक्ट क्या रहा, 0। अब दूसरा केस इसमें है कि इफ अमाउंट क्या है, इफ अमाउंट इज पार्शियली रिकवर्ड, पार्शियली मतलब आधा अधूरा, जैसे 1 लाख रुपए रमेश से लेने थे और रमेश 1 लाख ना दे पाया, बोला कि नहीं 50,000 नहीं है, मेरा अकाउंट सेटल करो, मैं 1 लाख का पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। इस केस में क्या होगा, रमेश जो पैसा देगा तो रमेश देने दिया, बिजनेस के पास रियल कैश है, तो कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, कितना आ गया, 50,000 रुपए रमेश के पास, रमेश ने दे दिया तो बिजनेस के पास आ गए 50,000। अब रमेश से लेना कितना था, तो 1 लाख, 1 लाख देना था, लेना था, 50,000 ही दिया, तो 50,000 क्या हुआ, बाय डेट।
कैश डिस्काउंट, अभी हम लोगों ने इसके पीछे इसलिए पढ़ा कि इस एंट्री में इसको कैश डिस्काउंट बोला जा सकता है, पॉसिबल नहीं है। इसको यहां पे क्या है, कस्टमर का इनएबिलिटी है, तो वो एज ए बैड डेट के तौर पे उसने बोला कि नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट राइट ऑफ किए हैं, उसको डिस्काउंट नहीं दिए। ये क्या होता है, इम्पार्शियली हो जाए, किसी को पता चले नहीं इनको 50% कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो क्या होता है कि बिजनेस में थोड़ा सा ऑब्वियस सी बात है, आप एक ही से ट्रेड नहीं करते हो, नंबर ऑफ पर्सन के साथ आप ट्रेड करता है बिजनेस, तो उसमें क्या है, ऐसे जो भी इनेबिलिटी है, जो नहीं पेमेंट कर पा रहा है, तो उसके अकाउंट को 2-4% की बात हो तो वो डिस्काउंट में डाल देते हैं। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, 50% का मार्जिन चल रहा है, तो उसको डिस्काउंट में ना वो क्या है, बैड डेट है। तो पार्शियल, इफ अमाउंट इज पार्शियली रिकवर, तो क्या हो जाएगा, 50,000 उसने दे दिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, 50,000 नहीं दिए यानी कि हमारा लॉस हुआ, तो लॉस हो गया तो क्या हुआ, बैड डेट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सन्डे डेटर्स अकाउंट, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड बैड डेट रिटर्न ऑफ। सेम कहानी हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ था, रमेश से रिकवर कितना होना था, 1 लाख टू सेल्स हुआ था। अब बैड डेट डालने से 1 लाख रुपए मेरा सेल क्रेडिट हुआ था, 50,000 बैड डेट डेबिट हो जाने से क्या हुआ कि हमारा नेट इनकम, नेट इफेक्ट कितना हुआ, 50,000 का। तीसरा, बैड डेट रिकवर्ड, मानिए कोई भला मानुस कस्टमर मिल गया जो शुरुआत में पैसा नहीं दे पाया, फिर बाद में जैसे कि ऑक्शन भी होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि बैंक कस्टमर दिवालिया हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी है जो भी एसेट है उसका क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है। बेचने से जो रिकवर होता है वो क्या होता है, रिकवरी हुआ, तो ऑटोमेटिक है जितना रिकवरी हो उसको क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, और हमने क्या कर रखा था, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू पार्टी कर खत्म कर दिया था, तो पार्टी तो एग्जिस्ट करता ही नहीं बुक्स में, तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, और जो रिकवर हुआ बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। क्योंकि इस केस में क्या था, रमेश तो पूरा खत्म हो गया, रमेश अकाउंट डेबिट, रमेश अकाउंट क्रेडिट खत्म, सेल्स क्रेडिट, बैड डेट डेबिट खत्म हो गया था। अब जब पैसा उससे मिल गया, वापस आ गया, तो उस केस में क्या करेंगे, जब भी बैड डेट रिकवर्ड होगा, लाख रुपए हमने राइट ऑफ किया था, तो फिर क्या करेंगे, जिस अकाउंट में राइट ऑफ, उस अकाउंट को डेबिट किया, दूसरे अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। उस समय भी हमारे पास क्या आना था, कैश आना था। अगर रमेश पेमेंट किया होता तो क्या होता, रमेश अकाउंट क्रेडिट हो जाता, कैश अकाउंट डेबिट हो जाता। इस केस में भी क्या हो गया, तो बैड डेट रिकवर्ड हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग ट्रांजैक्शन के पढ़ेंगे, और उसमें 2 पढ़ने के बाद हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब कम से कम 2-4-10 क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि हम लोग अब प्रैक्टिकल भी, अभी इतना पढ़ने के बाद 8-10 क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल करें। तब तक के लिए धन्यवाद, देखिए समझिए, और जो दिक्कत हो हमसे कम्युनिकेट कीजिए।